हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 09। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर नंबर 08 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने क्लास एस्कोमाइसीरीज और क्लास फाइकोमाइसीरीज को अच्छी तरह से समझा था किंगडम फंगी के अंदर। आज हम लोग क्लास ड्यूटेरोमाइसीरीज और क्लास बेसिडियोमाइसीरीज को पढ़ लेंगे। हम लोग उनके सारे प्रॉपर्टीज और उनके सेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को भी आज देख लेंगे। ये दोनों क्लास खत्म होने के साथ साथ ही आपका किंगडम फंगी का जो पार्ट था वो पूरा खत्म हो जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा वहां पर हम लोग वायरस को पकड़ लेंगे और जो लास्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम शुरू कर सकते हैं। तो सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टाइल डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं क्लास बेसिडियोमाइसीटीज से। तो चलिए हेडिंग दे लीजिए बेसिडियोमाइसीटीज। क्लास बेसिडियोमाइसीस के अंदर हम पहले देख लेंगे कि इस स्पेसिफिक क्लास के ऑर्गेनिज्म को किन किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। ऑल्सो नोन एज पहला हो जाएगा मशरूम, फिर हो जाएगा क्लब फंगी, फिर हो जाएगा रस्ट फंगी, फिर हो जाएगा ब्रैकेट फंगी, फिर हो जाएगा पफ बॉल, फिर हो जाएगा हमारा शेल्फ फंगी। इसे शेल्फ फंगी क्यों कहेंगे? मतलब ये जो लकड़ी का शेल्फ होता है ना, या फिर कोई भी वुड का सामान आप पकड़ लीजिए, उसमें ग्रो करके उसके पूरे तरह से मतलब बर्बादी कर देगा। वो होता है ना, अगर आप कोई भी फर्नीचर वर्षा में या फिर रेन में रख दो, बाहर घर के बाहर रख दो, तो फिर उसमें आप देखोगे वो आप 10 या फिर 1-2 महीना बाद जाओगे तो फिर वो पूरी तरह से देखोगे, ऐसे आप थोड़ा बेंड करोगे वो टूट जाएगा। मतलब क्या, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया है। वहां पर एक्चुअली क्या होता है, फंगी का ग्रोथ हो जाता है, इसलिए वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अच्छा, फिर हम लोग इसके हैबिटेट के बारे में देख लेंगे। फाउंड इन हम लोग लिख सकते हैं मॉइस्ट सॉइल, फिर लॉग्स ऑफ वुड, फिर ट्री स्टम्प्स। ये इसका कुछ हैबिटेट हो गया। अभी चलिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं। क्लास बेसिडियोमाइसीटीज में 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पाया जाता है हेटेरोट्रॉपिक के अंदर, जो कि है पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक में ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज फाउंड पैरासाइटिक इन मेनी प्लांट्स। प्लांट्स में भी 2 टाइप के स्पेसिफिक पैरासाइट पाया जाता है, एक हो गया रस्ट फंगी और एक हो गया स्मर्ट फंगी। रस्ट फंगी जो होता है उसे हम कहते हैं पक्सिनिया, या फिर रस्ट जो डिजीज है उसे कॉज करेगा पक्सिनिया, और जो स्मर्ट जो डिजीज है उसे कॉज करेगा अस्टिलागो। चलिए हम देख लेते हैं न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मैं ये चीज और एक बार बोल दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के
हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे पैरासाइटिक। अच्छा, पैरासाइटिक में मैंने क्या बोला, इट इज फाउंड पैरासाइटिक इन प्लांट्स, इन मेनी प्लांट्स। अच्छा, अब पैरासाइटिक इन मेनी प्लांट्स तो हमने लिख दिया। अब देख लेते हैं कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है। मैंने बोला कि ये कॉज करेगा रस्ट, जो कि पहला डिजीज होगा रस्ट, एंड कॉज करेगा स्मट। रस्ट में क्या होता है कि पहले बता देता हूं रस्ट में कौन सा फंगी रस्ट डिजीज को कॉज कर रहा है। ये कॉज करेगा हमारा पक्सिनिया, और जो स्मार्ट होगा उसको कॉज करेगा अस्टिलागो। ये कुछ हमारा दो डिजीज हो गया, और डिजीज कॉजिंग फंगी का नाम भी मैंने लिख दिया। अभी देखिए रस्ट में क्या होता है, आप अगर लीफ को देखोगे रस्ट के केस में, अगर ये आपका फंगी का या फिर ये आपका प्लांट का लीफ हो गया, तो फिर लीफ के पूरे लीफ में रस्ट जैसा, रस्ट आपने अगर लोहे में जंग लग जाता है या फिर लोहे में रस्ट लग जाता है, आप देखें हम कैसे देखने को लगता है, वो पूरा रेडिश कलर का होता है। वैसे ही रेडिश कलर का पूरा धब्बा धब्बा या फिर स्पॉट हमें पूरे लीफ में देखने को मिलेगा। इसे हम रस्ट डिजीज कहते हैं। और स्मट्स में क्या होता है, स्मट में पूरा जो पार्ट है एक प्लांट का बड़ा पार्ट, वो रूट भी हो सकता है, वो फ्रूट भी हो सकता है, वो फ्लावर भी हो सकता है, पूरा काला पड़ जाता है। हाँ, काला पड़ के वो पूरा एकदम डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो फिर ये दोनों फैटल डिजीज है जो कि प्लांट में होता है, जो कि कॉज किया जाता है वाया फंगी। अच्छा, इसके और दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अभी लिख दूंगा, जो कि है, क्या बोला था, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। अच्छा, ये चला गया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी इसके हाइफे के बारे में बताइए कैसा हाइफे पे आ जाएगा, या फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम हमारा कैसा होगा। यहां पर जो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम होगा वो होगा सेप्टेट और ब्रांच्ड। हम लिख देंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, या फिर माइसिलियम इसे लिखता हूं। माइसिलियम जो हमारा प्रेजेंट होगा वो होगा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ब्रांच्ड प्लस लिख देता हूं सेप्टेट। तो फिर ये बात तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि क्लास फाइकोमाइसिटिस को छोड़ के बाकी तीन क्लास में, जो कि है एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, में सिर्फ ब्रांच्ड और सेप्टेड हाइफे ही मिलेगा, या फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड ही होगा। और सिर्फ फाइकोमाइसिटिस में एसेप्टेड और कोइनोसाइटिक कंडीशन मिलता है। अभी हम लोग देख लेंगे इस क्लास के रिप्रोडक्शन को, तो लिख लीजिए या फिर हेडिंग दे लीजिए रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन में हम पहले देख लेंगे वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड फॉलो करता है। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी हमें फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो फिर मैं पहले इसे लिख देता हूं, वेजिटेटिव में हमें मिलेगा फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, अभी चले आते हैं, चलिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस होता है कि इसमें या फिर इस पूरे क्लास में, क्लास बेसिडियोमाइसिस में कोई एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं होता है। अभी देखिए, कोई एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं है तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने का कोई तो सीन ही पैदा नहीं होता। तो फिर हम लोग लिख देंगे
एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लिखेंगे नो एसेक्सुअल स्पोर इज फाउंड। नो एसेक्सुअल स्पोर इज फाउंड। और जैसा आपको बोला, अगर एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिलेगा तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का कोई सीन ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो फिर हम लिख देंगे कि एब्सेंट। इसको बस एब्सेंट लिख देता हूं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप इतना पहले लिख लीजिए, फिर मैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ जाऊंगा। उसके पहले मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया आपको बेसियोमाइसीटीज के बारे में। देखिए, पहले हमने पढ़ा इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। देखिए, इतने नाम कोई भी क्लास में आपने नहीं पढ़ा होगा। देखिए, पहला हो गया मशरूम, फिर ब्रैकेट फंगी, फिर क्लफ फंगी, फिर पफ बॉल, फिर रस्ट फंगी एंड लास्ट पे शेल्फ फंगी। फिर हम लोग ने लिखा कि इट इज फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, लॉग्स ऑफ वुड एंड ट्री स्टम्प्स। ठीक है, इसका हैबिटेट हो गया ये। और हमने लिखा इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, मतलब क्या क्या पाया जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाया जाएगा पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक में भी इट इज फाउंड पैरासाइट इन मेनी प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स में भी पैरासाइटिक डिजीज कौन कौन सा कॉज करेगा फंगी के वजह से, जो कि होगा रस्ट और स्मट्स। रस्ट कौन कॉज करेगा, रस्ट जो डिजीज है वो कौन सा फंगी कॉज करेगा, वो कॉज करेगा पक्सिनिया, एंड जो स्मट डिजीज है वो कॉज करेगा भाया अस्टिलागो। अच्छा, फिर हम चले आए इसके माइसिलियम में। ये तो आपको बता ही दिया, ये रिपीट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। चलिए, रिप्रोडक्शन में हम देख लेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वाया फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसमें कोई भी एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूरी तरह से एब्सेंट होगा। चलिए, आप इतना अभी जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। आई होप अभी तक आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। चलिए, अभी हम देख लेंगे सेक्सुअल लाइफ साइकिल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज। लिख देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, पिछले दो क्लास मतलब मैं क्लास फाइकोमाइसीटीज और क्लास एस्कोमाइसीटीज के बारे में बता रहा हूं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे देखा था, आप बताइए। हमने देखा था कि ये दो हाइफे हो गया, ये दो हाइफे अब गैमेट का जनरेशन करेगा। यहां से हमारा गैमेट जनरेट हो रहा था, और अगर उस स्पेसिफिक क्लास में डाइकैरियन स्टेट प्रेजेंट रहा तो नेक्स्ट होगा डाइकैरियन स्टेट। या फिर अगर उसमें ये फीचर प्रेजेंट रहा कि प्लाज्मोगैमी विल बी फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगैमी, तो फिर यहां पर जाइगोट प्रेजेंट हो रहा था। यही दो ऑप्शन था, या फिर डाइकैरियन स्टेट प्रेजेंट होगा या फिर हमारा जाइगोट प्रेजेंट हो जाएगा। पर इस क्लास में ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, पहले लिखता हूं फिर आपको समझा दूंगा। चलिए, पहले हम लोग लिख लेंगे इसे, फिर आपको बताता हूं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी present but neither gamete is formed nor sex organs are present।
मतलब मतलब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, और गैमेट के बाद तो छोड़ दीजिए, कोई सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है? गैमेट का भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब पूरा घपला चीज है। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली में दो सोमैटिक हाइफे रहता है। सोमैटिक हाइफे मतलब जो हाइफे एक साथ फ्यूज कर सके। आपको अगर याद है तो फिर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पूरा फंगी का इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहा था, आई थिंक सेकेंड पार्ट होगा, फंगी का पार्ट 2 होगा वो जब मैंने ले रहा था तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट पार्ट में बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि दो हाइफे एक साथ फ्यूज कर जाए और दो एक कंबाइंड हाइफे या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक न्यू हाइफे का फॉर्मेशन करे, दोनों हाइफे मिलकर। तो फिर यहां पर भी ऐसा ही होता है, दो हाइफे रहता है, दो हाइफे फ्यूज करेगा, दो सोमैटिक हाइफे जो कि एक दूसरे से फ्यूज कर सके वो होगा, और वो एक साथ मिलकर डाइकैरियन स्टेज का फॉर्मेशन करेगा। डाइकैरियन स्टेज मतलब हाइफे में डाइकैरियन स्टेज कैसे फॉर्म हो रहा है? हाइफे में भी दो न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज नहीं करेगा, पहले हाइफे का जो प्रोटोप्लास्ट था वो फ्यूज करेगा, मतलब दो हाइफे है, दो सेपरेट हाइफे है, दो सेपरेट हाइफे आकर पहले उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर गया, पर उनमें दो दो न्यूक्लियस इंटैक्ट है अभी भी। फिर उस हाइफे से क्या होगा, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हाइफे फॉर्मेशन होगा, उस हाइफे से फिर नए माइसिलियम का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए अभी तो हम पूरा लाइफ साइकिल देख ही लेंगे, पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल देख ही लेंगे, चलिए देख लेते हैं पहले इसे, तो फिर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले क्या होता है, पहले दो हाइफे प्रेजेंट है। अभी ये दोनों हाइफे को हम लोग कहेंगे सोमैटिक हाइफे, हम लोग लिखेंगे फ्यूजन ऑफ सोमैटिक हाइफे। सोमैटिक हाइफे मतलब जो दो हाइफे एक साथ फ्यूज करने के लिए कैपेबल हो उसे हम सोमैटिक हाइफे कह रहे हैं। अभी क्या होगा, ये दोनों हाइफे फ्यूज करके यहां पर नए कॉम्बाइंड हाइफे का फॉर्मेशन करेगा। अभी देखिए यहां पर मैंने बोला डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट है। देखिए ये दोनों हाइफे में न्यूक्लियस था, मतलब इनका प्लॉइडी क्या है, मैं लिख सकता हूं n, और इसका प्लॉइडी भी मैं लिख सकता हूं n, पर जो नया हाइफे जो फॉर्म होगा उसमें दो न्यूक्लियस इंटैक्ट रहेगा, मतलब कैरियोगेमी भी अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है। तो फिर इसका जो हाइफे होगा इसका प्लॉइडी हम लोग लिख सकते हैं n प्लस n, इसका प्लॉइडी n प्लस n हो गया। इसके आफ्टर फ्यूजन ये हाइफे फॉर्मेशन हुआ, अब इस हाइफे से माइसिलियम का फॉर्मेशन होगा। देखिए अब इस हाइफे से ऐसे माइसिलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा अब बताइए माइसिलियम का प्लॉइडी क्या होगा? माइसिलियम का प्लॉइडी भी यह होगा n प्लस n। माइसिलियम का प्लॉइडी भी होगा n प्लस n। अभी आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, माइसिलियम अगर फेवरेबल न्यूट्रिएंट्स मिले माइसिलियम को तो वो फ्रूटिंग बॉडी को जनरेट करता है, नए फ्रूटिंग बॉडी को। तो फिर हम देख लेंगे। अभी यहां पर फ्रूटिंग बॉडी का जनरेशन हो गया, माइसिलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी का जनरेशन होता है। अभी इस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर एक स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी बनता है जिसको हम कहते हैं बेसिडियो कार्प, और बेसिडियो कार्प के ऊपर ऐसे बेसिडियम प्रेजेंट रहता है। ऐसे इसका बेसिडियम प्रेजेंट रहेगा। मैं इसको तो फिर लेबल कर देता हूं, इसका नामकरण भी कर देता हूं, ये होगा स्पेशल माइसिलियम। माइसिलियम
या फिर स्पेशल माइसिलियम ना लिख के स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एक सेकेंड रुकिए। स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम कह रहे हैं बेसिडियोकार्प। इसे हम बेसिडियोकार्प कह रहे हैं। और जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इसमें अभी भी 2 न्यूक्लियस इंटैक्ट है। मतलब अभी भी इस स्टेज में भी कैरियोगेमी परफॉर्म नहीं हुआ है। तो फिर हम इसे लिखेंगे बेसिडियम। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिडियम लिख रहे हैं। और देखिए यहां पर अभी भी 2 न्यूक्लियस इंटैक्ट है। यहां पर अभी भी 2-2 करके न्यूक्लियस इंटैक्ट है। अभी क्या होगा, कैरियोगेमी एंड मियोसिस जो होगा दैट विल बी परफॉर्म इनसाइड बेसिडियम। तो फिर इसी स्टेप में, मतलब इसी के अंदर कैरियोगेमी और मियोसिस परफॉर्म हो जा रहा है। तो फिर हम लिख देंगे अभी कैरियोगेमी and meiosis occur inside basidium। अच्छा, ये आपका हो गया एक चीज। अभी मैं थोड़ा एरो दे देता हूं, नहीं तो पूरा मिक्स्ड अप हो जा रहा है। देखिए अभी इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद यहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और कौन सा स्पेशल स्पोर बनता है, यहां पर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो फिर चलिए, मतलब यहां पर जो सेक्सुअल स्पोर फॉर्म होगा उसको हम लोग बेसिडियोस्पोर कह रहे हैं। मैंने माइसिलियम ड्रॉ कर दिया। फिर अभी क्या ड्रॉ करूंगा, फ्रूटिंग बॉडी, मतलब बेसिडियोकार्प। यहाँ पर मैंने बेसिडियोकार्प को ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी का जनरेशन होगा। अच्छा, अभी देखिए बेसिडियोस्पोर को ड्रॉ करता हूं। ये आपका बेसिडियोस्पोर हो गया। ये आपका कुछ बेसिडियोस्पोर हो गया। इसका नाम, इसका भी नामकरण कर देते हैं। अच्छा, यहां पर जो मैंने यहां पर थोड़ा प्लॉइडी नहीं लिखा हूं अभी। देखिए बेसिडियम का प्लॉइडी क्या होगा, अब बताइए। यहां पर तो कैरियोगेमी नहीं हुआ, मैंने बोला था यहां पर कैरियोगेमी नहीं हुआ था इस स्टेज में, तो इसका प्लॉइडी भी n+n हो जाएगा। और बेसिडियोकार्प का प्लॉइडी क्या होगा, बेसिडियोकार्प का भी प्लॉइडी हो जाएगा n+n हो गया। और यहां पर जो मियोसिस हो रहा है, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन होके यहां पर इसका प्लॉइडी हो जाएगा बेसिडियोस्पोर का n। मतलब कैरियोगेमी और मियोसिस एक साथ इनसाइड बेसिडियम ऑकर हो रहा है। तो फिर यहां पर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन डायरेक्टली हो जा रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप बताइए। स्पोर विल बी डिस्पर्स्ड इन एयर करंट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। हम लोग यहां पर स्पोर को ड्रॉ कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि स्पोर आफ्टर जर्मिनेशन विल गिव रिजल्ट इनटू न्यू हाइफे। तो फिर स्पोर से नए हाइफे का फॉर्मेशन हो जा रहा है। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लास बेसिडियोमाइसीट्स। मैं आपके लिए इसे और एक बार रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। यहां पर क्या है,
दो सोमैटिक हाइफे हैं। सोमैटिक हाइफे मतलब जिनका फ्यूजन हो सके या फिर जो फ्यूजन के लिए कैपेबल हो। अच्छा, उनका फ्यूजन के बाद वो एक कॉम्बाइंड हाइफे का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब आफ्टर फ्यूजन वो एक नए हाइफे का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका प्लॉइडी होगा n+n। क्योंकि यहां पर अभी तक मैंने बोला कैरियोगेमी परफॉर्म नहीं हुआ है, बस प्लाज्मोगेमी हुआ है, इसीलिए इसका प्लॉइडी n+n ही रहेगा। अभी ये जो नया हाइफी का फॉर्मेशन हुआ वो हाइफी फिर माइसिलियम का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। अभी नेटवर्क फॉर्म करने के बाद थोड़ी वो प्लॉइडी देखेगा कि उसका प्लॉइडी n है क्या n+n है, वो n+n है, उसका प्लॉइडी उसके जगह रहने दीजिए, बस इसका नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा, नेटवर्क फॉर्म होकर माइसिलियम में रिजल्ट कर देगा। फिर ये माइसिलियम क्या फॉर्म करेगा, अंडर फेवरेबल न्यूट्रिएंट्स इसका अंदर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग कह रहे हैं बेसिडियोकार्प। यहां पर जो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम लोग बेसिडियोकार्प कह रहे हैं। अच्छा, बेसिडियोकार्प के ऊपर बेसिडियम का प्रेजेंट रहता है जिसमें अभी भी न्यूक्लियस इंटैक्ट है, मतलब इस स्टेज में आकर भी कैरियोगेमी नहीं परफॉर्म हुआ है। अच्छा, कैरियोगेमी नहीं परफॉर्म हुआ है तो फिर प्लॉइडी क्या होगा, n+n होगा। देखिए अभी क्या होगा, कैरियोगेमी एंड मियोसिस नेक्स्ट स्टेप में अभी परफॉर्म होगा। कैरियोगेमी एंड मियोसिस ऑकर इनसाइड द बेसिडियम, मतलब अभी जाके ये एक साथ फ्यूज करके बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन कर देंगे। बेसिडियोस्पोर का प्लॉइडी क्या होगा, बेसिडियोस्पोर का प्लॉइडी तब n हो जाएगा क्योंकि मियोसिस हो जा रहा है। हाँ, तो फिर अभी यहाँ पर बेसिडियोस्पोर तो सारा जीवन यहाँ पर अटका नहीं रहेगा। बेसिडियोस्पोर विल बी डिस्पर्स्ड इन एयर करंट, एयर करंट में डिस्पर्स होकर वो नए हाइफी का जनरेशन कर देगा। ये आपका हो गया कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस। सो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं फिर इसे मिटा दूंगा। सो आई होप अभी तक तो आप लोगों ने इसे पॉज करके पूरा लिख लिया होगा। तो फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिटिस। चलिए अभी हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे अस्टिलागो, जो कि कॉज करेगा स्मट। अभी डिजीज के टाइम में बताया था। पहला हम लोग लिखेंगे अस्टिलागो। अस्टिलागो क्या कॉज करेगा, स्मट। फिर हम लोग लिखेंगे एगारिकस। एगारिकस हम लोग किसे कहते हैं, एगारिकस हम लोग मशरूम को कहेंगे। तो फिर उसके बाद लिख देंगे एगारिकस। ये हो जाएगा हमारा मशरूम। अच्छा, ये हमारा मशरूम हो गया। फिर जो थर्ड एग्जाम्पल होगा वो होगा पक्सीनिया, जो कि कॉज करेगा रस्ट। तो फिर थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा पक्सीनिया, ये हमारा कॉज करेगा रस्ट। देखिए फंगी में, किंगडम फंगी में स्पेशली जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसमें से ही मेन क्वेश्चन आपसे को पूछेगा। आपका जो प्रश्नकाल वाला सीजन होगा या फिर वो पर्टिकुलर जो क्लास होगा जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पर आप देखना इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन किंगडम फंगीज एग्जाम्पल। हाँ, इसीलिए किंगडम फंगी का एग्जाम्पल एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए आपको। कोई भी आपको सोते हुए 3 बजे भी जगा दे तो फिर आप उसे सुना दो कि बेसिडियोमाइसिस के अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है। आपको सिर्फ इतना तो याद होना ही चाहिए कि एनसीईआरटी में कितना कितना एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वही बस लिखाता हूँ, उसके बाहर कोई आपको नीड भी नहीं है और लिखाना बेकार हो जाएगा क्योंकि आपका ब्रेन कितना ले पाएगा। ये एग्जाम्पल, यही अगर एग्जाम्पल आप लोग याद रख दिए तो फिर बहुत दूर चले जाओगे। तो फिर इसको जल्दी से अभी लिख लीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे ऑन क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस। चलिए चलिए अभी मैं इसे मिटा देता हूं और हम लोग अभी चले जाएंगे
ऑन क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सभी जल्दी से हेडिंग दे लीजिए, क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैं बड़े चालाकी से यहाँ पर ही लिखते हुए अभी स्टार्ट कर देते हैं क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। चलिए, ये आपका लास्ट क्लास ऑफ फंगी हो गया। देखिए, ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। पहले उसे लिख लेते हैं। ऑल्सो नोन एज imperfect fungi। इसको आप imperfect fungi क्यों कहते हैं बताइए। इसको देखिए, इसको हम लोग imperfect fungi इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी मीन्स प्रेजेंट नहीं होता है। अभी देखिए, इसमें सारे कैरेक्टर फंगी का प्रेजेंट है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मतलब फंगी इम्परफेक्ट हो गया। तो फिर इसको फंगी क्यों कह रहे हैं? मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर माइसीडियम प्रेजेंट है, माइसीडियम भी सेप्टेट और ब्रांच प्रेजेंट है, फिर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, फिर एसेक्सुअल, इवन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। तो फिर इसे बस सिर्फ एक गलती के लिए, इसका सिर्फ एक गलती है कि इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए इसको मतलब इतना बड़ा सजा, इसको एक धब्बा लगा दिया, एक टैग लगा दिया ना इसके क्लास के सामने कि ये इम्परफेक्ट फंगी है। मतलब ये तो पूरी तरह नाइंसाफी हो गया ना। पर आप अगर ध्यान से देखें तो फिर मैं आपको जब इंट्रोडक्शन क्लास में फंगी का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहा था, मतलब किंगडम फंगी को हम लोग एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ही 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन सा था आपको अगर याद होगा तो फिर मतलब बोलिए, मतलब आप स्क्रीन के उस पार ही बोलिए, मन ही मन बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं, रुकिए। पहला होगा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी और तीसरा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। देखिए, फर्स्ट जो दो मैंने बोला कि स्पोर फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, वो दोनों क्या कैसा होगा, वो दो स्पोर और फ्रूटिंग बॉडी कैसा होगा, वो क्या सेक्सुअल होगा या फिर एसेक्सुअल होगा। ये मैंने पढ़ाने के समय ही क्लियरिफाई किया था कि हम लोग सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हर समय ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो इवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करता है जेनेटिक्स में, वो पूरा अलग टॉपिक है। तो फिर हम लोग सेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को ही देखेंगे या फिर उसके हिसाब से ही क्लासिफाई करेंगे। पर यहां पर क्या है, यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट है नहीं है। मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपका प्रेजेंट नहीं है तो फिर सेक्सुअल स्पोर कहा गया और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कहा गया, उसका पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपका कुछ क्लास में नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर कहाँ आपका सेक्सुअल स्पोर और कहाँ आपका फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। इसीलिए इस फंगी को या फिर इस क्लास ऑफ फंगी को इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने जब क्लासिफाई कर रहे थे डिफरेंट फंगी को डिफरेंट क्लासेस में, तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया कि कुछ फंगी में या फिर कुछ फंगी के कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन सारे फंगी को या फिर उन सारे फंगी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनको इकट्ठा किया और उनको क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज में आकर डाल दिया। बस यही किया उन्होंने, और इसीलिए इस क्लास के अंदर जो भी फंगी आएगा उसको हम लोग इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। अच्छा, तो ये आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ आ गया कि क्यों हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी कह रहे हैं। अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं या फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे लिख लेंगे। इसके माइसिलियम के बारे में जान लेते हैं। माइसिलियम कैसा होगा, सेप्टेट और ब्रांच्ड। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इट हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। इट हेल्प्स इन मिनरल
साइक्लिंग। फिर हम लोग और लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज द डिकम्पोजर ऑफ लिटर। हेल्प्स इन decomposition of litter। फिर हम लोग और लिखेंगे इट इज सेप्रोफाइटिक और या फिर पैरासाइटिक, मतलब ये आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक होगा। एट या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन करके ही लिख देता हूं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा आपका हो जाएगा सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। अच्छा, ये आपका कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया जो कि होगा सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। फिर हम लोग लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, मतलब इसके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में चले जाएंगे। हम लोग लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। अच्छा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इट विल रिप्रोड्यूस ओनली वाया एसेक्सुअल मोड। एसेक्सुअल मोड भी कैसे? एसेक्सुअल मोड में भी एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहेंगे कोनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन via formation of asexual spore by asexual spore formation जो कि होगा कोनिडिया। आपके एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन के बारे में सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में ही बोला गया है और वेजिटेटिव के बारे में भी वो ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिर क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर जाकर कुछ भी बोलना वेस्ट होगा, क्योंकि मैं अगर कुछ बोल दूंगा यहाँ पर और एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं बोला गया है, अगर एनसीईआरटी वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में साइलेंट है तो फिर टीचर लोगों को भी साइलेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कुछ, मतलब अगर बोल दिया सपोज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन पाया जाएगा, या फिर बोल दिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिजन होगा, फिजन बर्डिंग का तो कोई चांसेस ही नहीं है, होगा भी होगा तो फिर फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। पर एनसीईआरटी अगर साइलेंट है तो फिर टीचर लोगों को भी साइलेंट रहना चाहिए, मतलब ये मेरा मानना है। हाँ, आप अगर पढ़ सकते हो, कहीं पर लिखा है तो आप पढ़ सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो फिर आप भी यहां तक ही लिमिटेड रहे। ओके, तो फिर देखिए एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है। कोनिडिया का फॉर्मेशन हमने कहां देखा था, आप बताइए? आप प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, इसी से पता चल जाएगा। आप क्लास कैसे कर रहे हो, कितना कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे हो, यही से पता चल जाएगा कि कोनिडिया जो एसेक्सुअल स्पोर है वो कौन से क्लास में मैंने पढ़ाया था। वो मैंने बोला था ऑन क्लास एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा था। आप अगर देखे होगे तो फिर आपको पता ही होगा। अच्छा, ये हो गया पूरा इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट, और जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया ऑफ क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब चलिए इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए, अच्छा, एग्जांपल्स में हम लोग लिख सकते हैं कि
पहला लिखेंगे कलेक्टोट्रिकम, फिर हम लोग सेकेंड लिख सकते हैं ट्राइकोडर्मा, और हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे जो कि है ऑल्टरनेरिया। इसको यहां पर लिख देता हूं। ये आपका कुछ एग्जाम्पल हो गया क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस का। यहाँ पर आपका क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस भी कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। मैं एक बार आपके लिए रिवीजन कर देता हूँ या फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ड्यूटेरोमाइसिटिस आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंगी। क्यों आपको बता दिया कि कोई भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। फिर माइसिलियम कैसा होगा? माइसिलियम विल बी ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। फिर इट हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग, इट हेल्प्स इन डिकम्पोजर ऑफ लीटर। फिर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट बोला, इसी वजह से ही इम्परफेक्ट फंगी हम लोग इसे नाम दिए हैं। इसके नाम के आगे धब्बा लग गया है, इम्परफेक्ट फंगी। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी वाया फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दैट इज कोनिडिया। अभी इसका एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जो कि है कलेक्टोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा और ऑल्टरनेरिया। तो फिर आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। यहां पर आपका पूरा किंगडम फंगी का काम खत्म हो जा रहा है। मतलब पूरा किंगडम फंगी का जो भी पार्ट था एनसीईआरटी में वो कंप्लीट हो गया है आपका। तो फिर इसे जल्दी से अभी लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज लिख लिया होगा। तो फिर मैं इस लेक्चर को खत्म कर दूंगा। उसके आगे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। देखिए, मैंने ड्यूटेरोमाइसिस को इम्परफेक्ट फंगी कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। मैं जब ये बता रहा था तो मैंने ये भी बताया था कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया। साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि कुछ पर्टिकुलर फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और उस फंगी को हम लोगों ने इकट्ठा किया और साइंटिस्ट लोगों ने ड्यूटेरोमाइसिस क्लास में डंप कर दिया। तो फिर अगर इन फ्यूचर ऐसा पाया गया कि इन ग्रुप ऑफ फंगीज में, मतलब क्लास ड्यूटेरोमाइसिस के अंदर जो भी फंगी है उसमें एक फंगी में भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड हो गया तो क्या होगा? मतलब आप समझ रहे हैं, साइंस का कोई भरोसा नहीं है। कल ये भी हो सकता है कि हम स्कूल करने के लिए मार्स जाए। आप ये भी हो सकता है कि नीट और आईआईटी का ट्यूशन लेने के लिए रॉकेट करके मार्स जा रहे हो। ओके, जोक्स अपार्ट, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी हुआ कि क्लास ड्यूटेरोमाइसिस के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड हुआ तो फिर उसे हम कौन से क्लास में रखेंगे? आपको क्या लगता है कौन से क्लास में रखेंगे? बताइए। देखिए, ड्यूटेरोमाइसिस का जो मतलब ड्यूटेरोमाइसिस का जो कैरेक्टर्स है उससे सबसे क्लोज या फिर सबसे सिमिलर क्लास होगा एस्कोमाइसिटिस। क्योंकि देखिए, एस्कोमाइसिटिस में भी मैंने बोला कॉनिडिया प्रेजेंट रहता है। एस्कोमाइसिटिस में भी हाइफे जो है वो सेप्टेड और ब्रांच्ड होगा। देखिए, अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियरिफाई करके बोला नहीं गया है कि इसको उठा के एस्कोमाइसिटिस में ही डालेंगे। अभी कुछ भी बोला नहीं गया है। इतना बोला गया है कि अगर फ्यूचर में कुछ पाया गया, अगर फ्यूचर में उसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया गया तो फिर उसे बाकी 3 क्लास में उसका कैरेक्टर टैली करेंगे और उसका कैरेक्टर टैली करने के बाद बाकी 3 क्लास में जो भी क्लास सुइटेबल होगा उसमें डाल देंगे। पर मैं बता रहा हूं आपके फेवर के लिए, मतलब आपके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोग इसका कैरेक्टर टैली करें तो फिर कौन से क्लास के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर मैच खा रहा है आप बताइए। मैं बताऊंगा तो मेरे हिसाब से क्लास एस्कोमाइसिटिस जो होगा उसमें कॉनिडिया प्रेजेंट है जो कि सेम एसेक्सुअल स्पोर यहां पर भी प्रेजेंट है। अगर मैं एसेक्सुअल साइकिल ड्रॉ करता तो फिर एग्जैक्ट साइकिल ड्यूटेरोमाइसिटिस के भी लिए भी अप्लाई होता। तो फिर यहां पर माइसिलियम का जो कैरेक्टर है वो भी होगा सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। एस्कोमाइसिटिस में भी सेप्टेड एंड ब्रांच्ड ही मिल रहा है। फाइकोमाइसिटिस में तो आपको पता है एसेप्टेड और कोइनोसाइटिक मिल जाता है। तो फिर वहां तो जाने का कोई चांसेस ही नहीं है। पर ऐसा कोई क्लियरिफाई करके अभी बोला नहीं गया है क्योंकि जब भी डिस्कवर्ड होगा तो उनका कैरेक्टर टैली करा जाएगा
और टैली करके जो भी सुटेबल क्लास होगा, बाकी 3 क्लासेस में जो भी सुटेबल क्लास होगा उसमें उस पर्टिकुलर फंगी को उठाएंगे और डाल देंगे। तो फिर यहीं पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। मैंने जो 2 क्लास पढ़ाया, बेस्टियोमाइसिस और ड्यूटेरोमाइसिस, आपने जो भी मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा वो आप सब अच्छे तरह से कॉपी में आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। एंड अगर आपको लेक्चर समझने में जरा सा भी दिक्कत हुआ होगा, मेरा इतना सुंदर हैंडराइटिंग या फिर कोई भी पैराग्राफ में आपको दिक्कत हुआ होगा, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक जरूर मुझे इन्फॉर्म करें। मैं उस पर्टिकुलर डाउट को लास्ट वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके लास्ट सेक्शन में जरूर सॉल्व कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।